नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने को है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। पुलवामा के चंदगाम इलाके में मुठभेड़ ये इस वक्त चल रही है, जिसमें सेना और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। जितनी भी गाड़ियां वहां से जा रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ हुआ है, जिसके बाद से सेना और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया है पूरे इलाके में। पुलवामा के चंदगाम इलाके में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और साथ ही सेना और पुलिस की तरफ से आतंकियों के खिलाफ ये संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। वैक्सीन कॉकटेल को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन कॉकटेल पर केंद्र अपनी नीति साफ करेगा। कोरोना के साथ ही भारत में ओमाइक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में ओमाइक्रॉन के केस 1900 के पार पहुंच गए। इनमें सबसे ज्यादा केस अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र और दिल्ली से सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दोनों राज्यों में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने के बाद सख्ती लगाई जा रही है। बीएमसी की नई गाइडलाइंस के तहत किसी भी बिल्डिंग या फिर फ्लैट में 20% से ज्यादा कोरोना मरीज मिले तो इमारत को सील कर दिया जाएगा। यूपी में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ मीटिंग में कई अहम फैसले लिए हैं। जिन जिलों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है वहां पर जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। बिहार में 6 से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इसके अलावा जिम, पार्क और मॉल्स को भी बंद कर दिया गया है। 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में रैलियों को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बड़ा फैसला आ सकता है। उम्मीद है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और सख्त किए जा सकते हैं। उधर कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने कोविड के एक और नए वेरिएंट IHU का पता लगाया है, जो कि ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 छात्र संक्रमित हो गए हैं। पंजाब के लुधियाना में डीएमसी नर्सिंग कॉलेज के 41 छात्र भी कोविड संक्रमित बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 14 स्टूडेंट पॉजिटिव मिले हैं। पीएम मोदी आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे। तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी पंजाब को आज 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज से हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंथन शुरू होगा और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही आरएसएस के अनुषंगिक संगठन के प्रमुख भी शामिल होंगे। यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनवरी के दूसरे हफ्ते से ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। यूपी में सांड 2 किस्म के हैं। छोटका सांड को गोरखपुर और बड़का को गुजरात भेजना होगा। यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान ओवैसी ने मोदी योगी के साथ ही राहुल अखिलेश पर भी निशाना साधा। मुरादाबाद में ओवैसी ने कहा कि मोदी, योगी, शाह, राहुल और अखिलेश बताएं कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू आखिर कौन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्राई सर्विस जांच दल और प्रेजेंटेशन के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में आरक्षण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। यूपी के बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार से नाराज होकर के खुद को एक कमरे में बंद करके अनशन शुरू कर दिया है। आरोप है कि बेकार खाना मिलने पर बच्चों ने शिकायत की थी और प्रिंसिपल ने उनके साथ बदसलूकी की। बुल्लीबाई केस की जांच अब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की स्पेशल यूनिट IFSO को सौंपी गई है। अब वहीं पर मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड के पश्चिमी
नक्सलियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला किया है, जिसमें विधायक की जान बच गई, लेकिन उनके दोनों बॉडीगार्ड मारे गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नक्सलियों ने दोनों बॉडीगार्ड को चाकू से गला रेतकर मार दिया। झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। घटना बेसरा जारा गांव की बताई जा रही है। यहां पर मंगलवार को ग्रामीणों ने एक युवक को जिंदा जला करके मार डाला। यमन में संघर्ष एक बार फिर से तेज हो गया है। यहां के करीब मरीब शहर के पास हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच टकराव के पिछले 24 घंटे में करीब 200 लोगों की मौत हुई है। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया के जंगल पिछले कई हफ्तों से आग में धधक रहे हैं। यहां के न्यूकेन रियो नेग्रो प्रांत में जंगलों में भीषण आग लग गई है। जब जंगल की इस आग से यहां पर मौजूद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के वर्जीनिया में इन दिनों भीषण बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बर्फबारी के चलते हाईवे पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। वॉशिंगटन में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां पर कैपिटल हिल्स बिल्डिंग के आसपास पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपट गया। और जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 229 रन पर ऑल आउट हो गई। और चलिए आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी ज्योत्सना का। गुड मॉर्निंग दीपिका। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे हैं कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद, और पंजाब विधानसभा चुनावों के ठीक पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम है। कई सौगातें प्रधानमंत्री देंगे। पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी अपना पहला दौरा करने वाले हैं। आज पीएम मोदी फिरोजपुर जा रहे हैं, जहां वे कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरे में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इससे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा जाने वालों का सफर आधा हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी कपूरथला, होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे, जबकि 42,750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे फिरोजपुर में रैली में शामिल होंगे। खबरों की माने तो पीएम मोदी की इस रैली का कई किसान संगठन विरोध भी कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि अभी भी किसानों की कई मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कई और किसान यूनियन भी मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं सीडीएस बिपिन रावत चॉपर क्रैश मामले में आज एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में प्रेजेंटेशन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्राई सर्विस जांच दल प्रेजेंटेशन के साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 12 जवानों का निधन हो गया था। इसके बाद वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। जांच दल का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं और इसमें सेना और नौसेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जाने वाली प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है और ऐसे में दिल्ली और कर्नाटक में कुछ और कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। नई गाइडलाइंस क्या हैं, रिपोर्ट में आप देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना को लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही है। दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में कोरोना और ओमाइक्रोन के संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद राज्यों ने कोरोना नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। दिल्ली और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दोनों राज्यों में ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ जरूरी सेवाओं वाले कर्मचारियों के अलावा वो लोग जिनके पास किसी जरूरी काम के लिए ई पास होगा, उन्हें ही वीकेंड कर्फ्यू में आवाजाही की इजाजत होगी। मेट्रो में 100% क्षमता के साथ लोग बैठ सकेंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर जाने और आने वालों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही जिनके पास वैलिड ट्रेन या बस का टिकट होगा, वो ही स्टेशन से घर या घर से स्टेशन तक आ जा सकेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में जिम, थिएटर और मॉल को भी 50% क्षमता के साथ ही खोलने के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे की कर लेते हैं। कोरोना की मार झेल रहा मुंबई और पुणे, वहां कौन-कौन सी कड़ी पाबंदियां और लगाई गई हैं, अब आप देखिए इस रिपोर्ट में। 20 दिसंबर को 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 20 दिस
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कोरोना वायरस की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमाइक्रोन का प्रकोप झेल रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए बीएमसी ने परिसर सीलिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अगर बिल्डिंग या इमारत के विंग में फ्लैट की संख्या के 20% से ज्यादा लोग कोरोना के रोगी मिलते हैं तो पूरी इमारत या उसके एक हिस्से को सील कर दिया जाएगा। इससे पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया था कि मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो यहाँ नो वैक्सीन नो एंट्री कैंपेन की आज से शुरुआत की जा रही है। यहाँ बिना 2 डोज वाले लोगों को मॉल, सिनेमाघर और सरकारी दफ्तर और होटलों में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते नियमों को और कड़ा किया गया है। कल टीम 9 की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कौन से बड़े फैसले लिए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की एक अहम बैठक ली है। कोरोना को देखते हुए इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल यूपी में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में कोविड संक्रमितों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। इसके अलावा इस बैठक के बाद यूपी में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि मकर संक्रांति तक क्लास 10 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 24/7 एक्टिव रखा जाएगा। साथ ही पहले की तरह यहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस बैठक में डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद रहेगा। और अब आपको हम उत्तर प्रदेश से बिहार लिए चलते हैं। बिहार की सरकार ने कोरोना को देखते हुए एहतियातन कौन से बड़े कदम उठाए, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। बिहार में भी लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि ये कोरोना कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिम, पार्क और मॉल्स को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी पटना के NMCH अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। मंगलवार को फिर NMCH में 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। NMCH की बात करें तो यहां अब तक कुल 227 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका असर अस्पताल में इमरजेंसी और OPD सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं, जिसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज चुनाव आयोग बड़ा फैसला सुना सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। इसको लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हुई है। मंगलवार को हुई चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और कई अधिकारी शामिल हुए। चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद आज होने वाली एक और बैठक में रैलियों को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को और भी सख्त कर दिया जाएगा। साथ ही आयोग ये भी फैसला ले सकता है कि मतदान कराने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। सूत्रों की माने तो मतदाताओं की दोनों डोज के फैसले को चुनाव आयोग फिलहाल लागू नहीं करेगा। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मार तो गुजरात और राजस्थान झेल रहा है। वहां कौन कौन से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या नए नियम है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना के कहर से राजस्थान भी अछूता नहीं है। जोधपुर के पीपाड़ क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में 19 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली 1 से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। उसके बाद जोधपुर में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और दक्षिण में आने वाले 1 से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात गुजरात की करें तो यहां पर कोरोना के 2265 केस दर्ज हुए हैं, जो कि 29 मई 2020 के बाद पहली बार सबसे ज्यादा आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1290 केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद में एक दिन में कोरोना के मामले डबल हो चुके हैं। इसके अलावा सूरत में 424, गांधीनगर में 57 और वडोदरा में 94 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में ओमाइक्रोन के 2 नए केस भी दर्ज किए गए हैं।
नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। इसको लेकर सीजेआई की तरफ से ही 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल होंगे। दरअसल मेडिकल पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के लिए अधिकतम आय की सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखे जाने पर कोर्ट के सवाल के बाद ही काउंसलिंग रुकी हुई है, जिसका डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल भी की थी। झारखंड के चाईबासा में कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। क्यों हमला किया, कैसे वो बच निकले, इस रिपोर्ट में आप देखिए। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के गोइकिरा थाना इलाके में मंगलवार शाम को नक्सलियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हमला कर दिया। इस हमले में पूर्व विधायक की जान तो बाल बच गई, लेकिन नक्सलियों ने उनके 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर दी। नक्सलियों ने जिस समय हमला किया उस समय पूर्व विधायक के साथ 3 बॉडीगार्ड थे। एक बॉडीगार्ड पूर्व विधायक को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलियों की संख्या 100 थी। ग्रामीणों की माने तो नक्सलियों ने दोनों बॉडीगार्ड को चाकू से गला रेत कर मार दिया। नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसके बाद किसी तरह विधायक ने जान बचाकर सोनुआ थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नवोदय विद्यालय के बच्चे प्रिंसिपल से खफा होकर अनशन पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी के बलरामपुर में मंगलवार को जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार से नाराज होकर खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और हॉल के अंदर ही इन छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। आरोप है कि नवोदय विद्यालय के इन बच्चों से प्रिंसिपल में स्कूल से बेकार खाना मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ ही इन बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार करता है बल्कि जातिवाद भी करता है। छात्रों के अनशन की खबर मिलने के बाद ही डीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा कि वो इस मामले का जल्द ही समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। झारखंड में कैसे लकड़ी काटने को लेकर एक युवक की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, ये जानिए। झारखंड में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। घटना सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना इलाके के बेसरा राजा गांव की है। यहां मंगलवार को ग्रामीणों ने एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना के बाद मौके पर तनाव है। काफी संख्या में पुलिस के जवान घटना स्थल पर मौजूद हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। गांव वालों का आरोप है कि मारा गया शख्स संजू प्रधान लकड़ी चोरी करके बेचता था, जिसके बाद कानून का उल्लंघन हो रहा था। मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्रामीणों ने युवक को घर से बाहर निकाला और उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। और आज की तमाम बड़ी खबरों पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर टिकी है। बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की करते हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री का पंजाब का ये पहला दौरा है। एक तबका किसानों का ऐसा है जो प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध भी कर रहा है। आज कई बड़ी सौगातें पंजाब वासियों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दरमियान प्रधानमंत्री के मंच पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद रह सकते हैं। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री राज्य को 42,750 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सौगातों में क्या कुछ है मैं आपको बता दूं कि क्या सौगातें आज प्रधानमंत्री द्वारा दी जानी है। 42,750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है। एक्सप्रेसवे से दिल्ली से अमृतसर कटरा का सफर आधा हो जाएगा। लोगों को राहत मिलेगी, मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कपूरथला होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखनी है, जिससे जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी होंगी। फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री को रखनी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुकेरिया तलवाड़ा नई बड़ी रेल लाइन की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया क्या कह रहे हैं, इस पर सुनते हैं। ये पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर का शिलान्यास होगा और ये सेंटर बनाने में 500 करोड़ से अधिक रुपए का खर्च किया जाएगा। आज फिरोजपुर और उसके नज़दीक के इलाके में टर्शरी केयर की सुविधा कम है। 100 बेड का ये सेंटर बनने से फिरोजपुर और उसके नज़दीक के इलाके आज टर्शरी केयर के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर से दूर चंडीगढ़ जाते हैं।
जाते हैं। उसके अलावा पीजीआई स्वयं फिरोजपुर में आ रही है, इसलिए यहाँ के लोगों की हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रफ्तार बहुत तेज हो गई है। आंकड़ा जो है देखिए 1900 के पार पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा अगर राज्यों को प्रभावित है तो वो महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली है। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 653 मामले सामने आए हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन के केस 351 के पार पहुंच गए हैं। ओमाइक्रॉन और कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में राज्य सरकारों की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नियमों को और कड़ा कर दिया गया है क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं जो देशवासियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे अपील कर रहे हैं, सावधानियां बरतते रहिए। मैप के हिसाब से, मैप के अनुसार आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर किस राज्य में क्या आंकड़ा है। दिल्ली में 351, महाराष्ट्र में 653, केरल 181, गुजरात में जो आंकड़ा है वो 152 का है, राजस्थान में 121 आंकड़ा पहुंच चुका है। संक्रमण दर जो बढ़ता जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में 118 का आंकड़ा, तेलंगाना में 94 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो 1900 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। ओडिशा में 37 केसेस मिले हैं, आंध्र प्रदेश में 24 केसेस की जानकारी, हरियाणा में 71, पश्चिम बंगाल में 17 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश भी प्रभावित है और सबसे ज्यादा अगर कहीं आंकड़ा है तो वो महाराष्ट्र और दिल्ली में है। हर्षा, मेरी सहयोगी की एक रिपोर्ट आप इस पर देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे पहले वो लोग हैं जो कि सबसे पहले जब कोविड का आउटब्रेक होता है जो लोगों को ट्रीट करते हैं। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए पुख्ता व्यवस्था की भी शुरुआत कर दी गई है। अगर हम दिल्ली, सफदरजंग, एम्स, लेडी हार्डिंग, आरएमएल इन तमाम अस्पतालों में जो संक्रमित डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 100 हो गई है। और जिस तरह से जो आउटब्रेक हो रहा है, जिस तरह से कोरोना के ओमाइक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स भी अब तेजी से संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जो संक्रमित लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। एक तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी आरएमएल अस्पताल की, ये आइसोलेशन वार्ड की। ये आइसोलेशन वार्ड खास करके डॉक्टर्स के लिए तैयार किया गया है। वो डॉक्टर्स जो कि कोरोना से संक्रमित हों वो अपने जो रेसिडेंट हॉस्टल है वहां पे ना रुक करके, किसी होटल में ना रुक करके, अपनी फैमिली से दूर उनके लिए अस्पताल में आइसोलेशन की जगह बनाई गई है। वो इसी आइसोलेशन रूम में रखे जाएंगे। अगर आपको दिखाऊं मैं तो बेड्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, जो मॉनिटर्स हैं वो मॉनिटर्स आ चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो संक्रमित डॉक्टर्स होंगे उन्हें इसी आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। और जो डॉक्टर्स फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हैं उन डॉक्टर्स के लिए होटल्स में अलग व्यवस्था की गई है। अस्पताल की एमएस नंदिनी दुग्गल ने खुद हमसे ये बात की कि डॉक्टर्स के लिए होटल में व्यवस्था की जा रही है। 3 होटल हैं जिनके साथ टाई अप किया है, जहां पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो तमाम डॉक्टर्स कल से वहां पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन संक्रमित डॉक्टर्स को होटल में नहीं रखा जाएगा बल्कि यहाँ जो आइसोलेशन रूम बनाया जा रहा है उसमें रखा जाएगा। तो दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको देहरादून की तस्वीर दिखाते हैं। 250 बेड डेडिकेटेडली कोविड संक्रमितों के लिए छोड़ा गया है। देखिए राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बेड लगाए गए हैं जहां पर कोविड संक्रमित लोगों का इलाज होगा और इसका जो संचालन है, इसका संचालन दून मेडिकल कॉलेज के माध्यम से किया जाएगा। देहरादून का एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, जहां तीसरी लहर से बचने के लिए ये तैयारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर कुछ बेड्स लगाए गए हैं और तमाम उपकरण जैसे यहाँ कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब इन्हीं सब बातों के लिए, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर इस वार्ड के इंचार्ज, जो यहाँ पे वार्ड के इंचार्ज हैं मिस्टर नेगी, उनसे जानकारी करते हैं कि नेगी जी यहाँ कैसी तैयारियां हैं, कितने आपके पास बेड्स हैं और क्या क्या पूरी तैयारी की गई हैं कोविड को लेकर। सर लास्ट ईयर जो है मई 15 को हम लोग जो है यहाँ पर टेक ओवर किया था हम लोगों ने CHC रायपुर से। और यहाँ पर जो है टोटल 250 बेड का लेआउट है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास जो है SDU 1 में जो है 20 बेड्स है लेआउट और SDU 2 में 30 बेड्स हैं। तो टोटल 50 बेड जो है SDU 2 में है और 1 में मिला करके हैं। और बाकी 200 बेड्स जो है हमारे पास जो है कॉमन केसेस के लिए हैं। लोअर विंग में 100 बेड्स हैं
और अपर विंग में जो है 100 बेड्स हैं। अच्छा, जैसे तीसरी लहर की तैयारियों पे लेकर आप थोड़ा सा बताएंगे कौन सी मशीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि तीसरी लहर की तैयारी में सबसे अहम मशीनें कौन सी काम आने वाली हैं, कैसे होगा, ये थोड़ा सा बताएं। सर मोस्टली यहाँ पर जो है जो भी ये कोविड केयर सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया गया तो वहाँ पर मोस्टली जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है पेशेंट को, तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। यहाँ पर पेशेंट के वाइटल्स वगैरह चेक करने के लिए मॉनिटर लेआउट है यहाँ पर, ठीक है ना। मोस्टली ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की लाइन जो है लेआउट हो रखी है, जो अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसमें होना भी बाकी है। और ऐसा ही सेम जो है हमारे पास SDU2 में भी जो है एस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि ये सब एस्टैब्लिशमेंट ये जो आप दिखा रहे हैं ये क्या 250 बेड्स के साथ ऐसे ही है ये सब तैयारी? ओनली 50 बेड्स में है, ओनली 50 बेड में है। बाकी जो 200 बेड्स है उनमें ओनली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एस्टेब्लिश किया हुआ है। अच्छा जी। तो आपके पास 250 कॉन्सेंट्रेटर अभी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।